Bismillahirrahmanirrahim. Question number 19 है, if two event A and B are such that probability of A union B is equal to 5/6, probability of A intersection B is equal to 1/3, and probability of B is equal to 1/2, then event A and B are, अगर हमें दो इवेंट दिए गए हों, उनका हम यूनियन कैलकुलेट करें, यूनियन कैलकुलेट करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो 5/6 के इक्वल है। और अगर उन दोनों इवेंट का हम इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के बाद उस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो 1/3 के इक्वल है। और अगर उसमें से एक जो सेकंड इवेंट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो 1/2 के इक्वल है। तो इन दोनों इवेंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। जो हमारा ए ऑप्शन है वो है डिपेंडेंट इवेंट, बी इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट, सी इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और डी इवेंट है नन ऑफ दीज। तो इसमें से हमें ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक लॉ है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दिया गया, इसकी वैल्यू भी दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की हमें वैल्यू नहीं मालूम, ये हमें मालूम करनी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें दी गई है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमने पुट कर दी 5/6, जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि हमें मालूम करना है वो एज इट इज आ गया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमें दी गई है 1/2, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की हमें जो वैल्यू दी गई है 1/3, तो वो हमने पुट कर दी। इसके बाद हमने ये जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो जो ए के साथ है, ये हमारा जो ए के साथ वाले हमारे ऑप्शंस है, ये इन दोनों को हमने सॉल्व किया। सबसे पहले तो इन दोनों का हमने एलसीएम कैलकुलेट किया तो वो 6 आ गया। 6 लेने के बाद हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो बन गई, जो सोल्यूशन बना वो ये बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्लस 3 - 2/6। अब इसको फिर से फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास 1/6 आंसर आ जाएगा। अब चूंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये वाली अमाउंट है, ये जो फिगर थे, इसको हमने इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो गया। 5/6 में से हमने 1/6 को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू आ गई वो 4/6 का हमारे पास आ गई। अब हमें एक लॉ का पता है कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हो और उनके इंटरसेक्शन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सॉरी, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास दो इवेंट हो, उनका इंटरसेक्शन की जो वैल्यू होती है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इसीलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पुट की और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया। तो और हमने वेरीफाई किया कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसके इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो प्रोडक्ट है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो इसका प्रोडक्ट है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के आंसर के इक्वल है। तो ये भी 1/3 है, वो भी 1/3 है। तो इट्स मीन कि ये जो हमारे इवेंट है ये हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है। हमारा जो करेक्ट जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, और बी ऑप्शन हमारा इंडिपेंडेंट है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीन ऑफ द 100 एटम इज एन 49. It was discovered that the 3 atoms which should have been 60, 17 or 18 were wrongly read as a 14, 20, 20 and 50 respectively. The correct mean is, हमने 100 नंबर्स का एक मीन कैलकुलेट किया। हमारे पास 100 नंबर थे, उसका हमने मीन कैलकुलेट किया, तो जो मीन की वैल्यू हमारे पास आई है वो 49 आई है। अब जब हम मीन कैलकुलेट कर रहे थे तो ह्यूमनली के तौर पे एरर, इंसानी मिस्टेक की वजह से
उसके अंदर 3 वैल्यू ऐसी थी, वो एक थी 60, 70 और 80 की वैल्यू। जब हम इस पे मैथमेटिकली ऑपरेशन कर रहे थे तो 60 को हमने 40 कंसिडर कर लिया, और 70 को हमने 20 कंसिडर कर लिया, और 80 को हमने 50 कंसिडर कर लिया। इसके बाद हमने इसका मीन कैलकुलेट किया, तो हमारे पास जो मीन आ गया वो क्या है जी, वो 49 आया है। जब हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि ये जो 3 वैल्यू हमने रॉन्गली तौर पे कंसिडर किए हैं, इनको करेक्ट करना है और फिर इसका मीन कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं जी कैसे होगा। सबसे पहले हमारे मीन का फार्मूला पता है, समेशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे हमारे पास एन क्या है, एन हमारे पास 100 है, और एक्स बार जो मीन है, जिसको हम एक्स बार भी कहते हैं, वो 49 है। तो हमने एक्स बार की वैल्यू भी पुट कर दी और एन की वैल्यू भी पुट कर दी। अब ये जो 100 इधर डिनोमिनेटर है, तो ये इक्वल का साइन क्रॉस करेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया जी, ये 4900 हो गया, और ये किसकी, ये समेशन एक्स के इक्वल आ गया। अब जो वैल्यू हमने मिस्टेकली तौर पे या रॉन्गली तौर पे कंसिडर की थी, वो क्या थी, वो 40 थी, 20 थी और 50 थी। इन तीनों को माइनस कर देंगे, 40, 20 और 50 को हम माइनस कर देंगे, और इसकी जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या है, वो 60, 70 और 80। अब जब हमने जो रॉन्गली तौर पे हमने कंसिडर की थी उनको हमने माइनस कर दिया, और जो करेक्टली वैल्यूज है 60, 70, 80 उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास समेशन एक्स की वैल्यू बनी है वो 5000 है, और चूंकि अब हमारे पास जो एन है वो 100 है, तो हमने 5000 को 100 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 50 आंसर आ गया है। लिहाजा हमारा जो करेक्ट मीन है वो हमारा क्या आएगा, वो आएगा 50, जो कि सी ऑप्शन है, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद 21 वन 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 क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू ब्लैक कार्ड randomly in a succession from a bag contain 5 black ball and 3 white ball. If the first ball draw is replaced before the second draw, then what is the calculate the probability of the black ball? हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कार्ड्स है, कुछ कार्ड्स है, और कार्ड्स के जो नंबर है वो कुछ यूं है कि जो हमारे पास ब्लैक कार्ड है वो कितने हैं, वो 5 हमारे पास बैग में ब्लैक कार्ड है, और हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास वाइट कार्ड है, वाइट वाइट कार्ड है। और इसी तरह जो टोटल कार्ड हो गए वो ब्लैक और व्हाइट को ऐड करेंगे तो वो ये कितने हो गए, ये बन गए 8 कार्ड। आठ आठ कार्ड ना। हमने उसमें से 2 कार्ड ड्रा किए, पहला कार्ड भी ड्रा किया है। ड्रा करने के बाद उसको हमने चेक किया है वो ब्लैक है या व्हाइट है। चेक करने के बाद अगला कार्ड ड्रा करने से पहले हमने उसको फिर से बॉक्स में रख दिया, इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। दोनों कार्ड हैं वो ब्लैक है, दो ब्लैक है, उसके चांसेस क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 8 है, व्हाइट कार्ड हमारे पास 3 है, ब्लैक कार्ड हमारे पास 5 है। तो फर्स्ट कार्ड हमने ड्रा किया वो क्या है जी, वो ब्लैक कार्ड है। वो एक ही कैटेगरी से आ जाएगा, वो तो कौन सी कैटेगरी है, वो एक ही कैटेगरी हमने बना ली ब्लैक कार्ड की, और बी की कैटेगरी हमने व्हाइट कार्ड की भी बना ली। तो हमने क्या कहा कि पहला कार्ड जो हमने ड्रा किया वो ब्लैक है। उसके बाद एक ही कार्ड हमने ड्रा किया है, तो अगर पहला कार्ड जो हमने ड्रा किया वो ब्लैक है, तो व्हाइट की कैटेगरी में से कितने कार्ड निकलेंगे, कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो कार्ड हमने एक ही कार्ड ड्रा किया है, और जो ड्रा किया है वो हम कह रहे हैं कि वो ब्लैक है। इसी तरह टोटल में से जो कितने कार्ड ड्रा होंगे, टोटल में से एक ही कार्ड ड्रा होगा, तो ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो जाएगी। सेकंड भी ऐसे ही होगी, एक कार्ड हमने ड्रा किया, उसको हमने ये कह दिया कि वो जो कार्ड हमने ड्रा किया है वो कार्ड ब्लैक कार्ड है। इसी तरह अगर वो एक ही कार्ड हमने ड्रा किया और वो जो कार्ड हमने ड्रा किया वो ब्लैक है, तो व्हाइट कार्ड की कैटेगरी में से कितने कार्ड ड्रा होंगे, वो 0 होंगे। और टोटल में से कितने कार्ड निकलेंगे, टोटल में से भी एक ही निकलेंगे। हम 1 बाय 1 कार्ड ड्रा कर रहे हैं, इसलिए टोटल में से हमारे पास एक ही कार्ड निकल रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो 5/8 आ जाएगा, पहली अल्ट्रेशन का आंसर, और सेकंड का अल्ट्रेशन भी 5/8 आ जाएगा। इसको हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो इसे 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 8 8 जा
64 हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो है जी 25/60। तो इस लिहाजा हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जी ए 25/60। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24। इफ एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल with mean mu x and mu y, the covariance of x and y। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल का नाम है जी एक्स और दूसरा वेरिएबल है उसका नाम है जी वाई। और जो एक्स है उसका जो मीन है हमारे पास उसको हम कह रहे हैं जी म्यू एक्स। और जो सेकंड वेरिएबल है उसका जो मीन है हमारे पास उसका उसको हम कह रहे हैं जी म्यू वाई। उसके और इसके बाद हमने इसका कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। कोवेरियंस होता है कि जो दो वेरिएबल है इनके दरमियान कितनी रिलेशनशिप है और कितनी वेरिएशन है। तो ये इसका इसकी -50 से +50 तक कोवेरियंस की रेंज होती है। और जो साइन साइन होता है वो इसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि अगर आपके पास आंसर माइनस में है तो आप कहते हैं कि जो आपके पास आपके वेरिएबल्स है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट रिलेशनशिप। एक एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। अगर दोनों का जो साइन है उसका वो प्लस हो तो फिर हम कहते हैं कि दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सेम डायरेक्शन में है। पहला वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो दूसरा पहला भी बढ़ेगा। तो इसका जो करेक्ट फार्मूला है वो हमारे पास है जी सी ऑप्शन। तो ये सी हमारा करेक्ट आंसर है। किसी भी वेरिएबल का जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको उसी वेरिएबल में से उसके मीन को माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद उसको n पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है उसका मीन। अब जब मुझे बात ध्यान में रखिएगा, जब हम किसी वेरिएबल का मीन कैलकुलेट करते हैं तो हम उसी डाटा के अंदर वेरिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब दो वेरिएबल के दरमियान हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसको कोवेरियंस कहते हैं। और कोवेरियंस हम डाटा की जो डाटा उसका आपस में रिलेशनशिप चेक करने के लिए कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये पहला वेरिएबल हमारा एक्स है, एक्स में से हमने मीन को माइनस कर दिया। और दूसरा वेरिएबल हमारा वाई है, तो वाई का जो वेरिएबल है उसके मीन को हमने माइनस कर दिया। अब इन दोनों पे एक्सपेक्टेशंस अप्लाई किया हुआ है क्योंकि ये दोनों वेरिएबल डिस्क्रीट हैं। अगर ये दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस होते तो फिर यहाँ पे समेशन या इंटेग्रल अप्लाई होता। तो लिहाजा जो हमारा करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 25 है। एनी फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्व डाटा का एक फंक्शन है हु न्यूमेरिकल वैल्यू इंडिकेट वेदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट एज अ कॉल्ड। अगर कोई हमारे पास एक फंक्शन हो जो न्यूमेरिकल डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद वो हमें ये डिसीजन बना के दे कि ये आया कि इस वैल्यू को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम अ, हम टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के की जो वैल्यू होती है उसकी बेस पे हम कोई भी डिसीजन बनाते हैं। वो बनाते कैसे हैं? वो जो बनाते हैं जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या क्रिटिकल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद जो हमारे हमारे पास इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है उस पे हम किसी भी टेस्ट को अप्लाई करते हैं जो कि डाटा को सूटेबल होता है। टी को अप्लाई करते हैं, जी को अप्लाई करते हैं। अगर हमने वेरिएंस को टेस्ट करना होता है तो फिर हमने एफ टेस्ट को अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये सेट ऑफ वैल्यू विच टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दैट रिजल्ट इन अ नल हाइपोथेसिस बीइंग रिजेक्टेड आर अ कॉल्ड। अच्छा, वो कहता है कि उस वैल्यू का नाम बताएं या वो वाली चीज वो वाला ऑप्शन आइडेंटिफाई करें जो ये बताता है कि हमने जो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो ये भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। और इसमें जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की है कि हम सेकंड ऑप्शन पे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू
आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके बाद नंबर फिफ्थ स्टेप पे जाके हम उसी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करते हैं और उसको टेबल में से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। क्रिटिकल रीजन में हम क्या कहते हैं, अगर तो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, टेस्ट की वैल्यू है, वो टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है तो वो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं या किस 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 स्टेप पे कर रहे होते हैं, ये हम स्टेप नंबर 5 पे कर रहे होते हैं और उसका नाम है जी क्रिटिकल रीजन। तो जो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है जी क्रिटिकल रीजन। ये हमारा सी ऑप्शन है और सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग सम ऑफ 7 or 11 when two fair die are rolled। हमने तो दो डाइस को रोल किया है, इसका हमने सैंपल स्पेस कई बार बनाया है। तो उसमें से उन एलिमेंट्स में हम इंटरेस्टेड हैं जिनका अपर फेस को सम करें तो या तो 7 बने या फिर 11 बने। तो ये मैंने क्रिटिकल ये सैंपल स्पेस तो नहीं बनाया क्योंकि ये हमें बनाना आप लोगों को मैंने आपको सिखाया, आप लोगों को आता भी होगा। तो बट उसका हमने एक सबसेट बनाया है जिनका अपर फेस का जो सम है वो या तो 7 है या फिर 11 है। तो ये जो पहला हमारे पास सैंपल पॉइंट है वो है जी 4 3। तो अगर आप 4 और 3 को आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, आपके पास 7 आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड आपके पास सैंपल पॉइंट है वो 5 2। अगर आप 5 और 2 को ऐड करते हैं तो जो आपके पास सम आएगा वो भी 7 आएगा। उसके बाद थर्ड वन है जी 6 1। इन दोनों को आप सम करते हैं तो जो आपके पास सम आएगा वो भी 7 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन सैंपल पॉइंट है वो है 3 1। अगर हम इन दोनों को भी आप सम करते हैं तो आपके पास 7 आएगा। नेक्स्ट वन है जी 6 1 और इसको अगर आप सम करते हैं तो ये भी आपके पास 7 आ जाएगा। उसके बाद 2 5। इन दोनों को अगर आप सम करते हैं तो आपके पास तो भी आपके पास 7 आएगा। उसके बाद दो एलिमेंट्स ऐसे हैं या सैंपल पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप सम करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। वो कौन कौन से हैं, वो एक तो है 6 और 5। 5 इसको अगर आप सम करते हैं तो आपके पास 11 आएगा। उसके बाद दूसरा है 5/6। इसको भी अगर आप सम करते हैं तो इसका आंसर भी 11 आएगा। लिहाजा हमारे सैंपल पॉइंट में ये वाले सैंपल पॉइंट है जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं और इनकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है कि टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो जो हम जब आप टू डाइस को रोल्ड करते हैं तो जो टू पॉसिबल आउटकम है वो कितने होते हैं, वो 36 होते हैं। और हमने जो एक सबसेट बनाया उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं जी, वो 8 है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 8 होंगे और टोटल केसेस या टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे वो 36 होंगे। तो इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे 4 की मदद से, 4 2 8 और 4 9 36। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2/9। तो ये आपके पास बी ऑप्शन जो है वहां पे आपको वो ऑप्शन दिया गया 2/9। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है जी बी बी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में हमें दिया गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting getting between 3 and 6 head inclusive 10 toss of fair coins by using the binomial distribution। हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, या तो हमारे पास 3 हेड आ जाए, 4 हेड आ जाए, 5 हेड आ जाए और 6 हेड आ जाए। जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 10 है। या एक कॉइन्स को आप 10 बार टॉस कर लें या 10 कॉइन्स को आप एक ही बार टॉस कर लें तो एक ही बात है। और उसके लिए हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है, जो फंक्शन यूज करना है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने
यूज करना है। पहले तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखते हैं ये क्या होता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास में आउटकम एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये कंप्लीट डिजिट डिजिट कैरी करती है, तो इसलिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और इसका जो हमें आंसर दिया गया, पहला हमारे पास ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन पे हमें आंसर दिया गया 0.2134, और जो हमारा बी ऑप्शन है वो 0.457, और जो हमारा सी ऑप्शन है वो 0.7734, और हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो 0.5432। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो हमें फंक्शन दिया गया वो ये दिया गया एन सी एक्स एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं वो 10 है, लिहाजा जो हमारा n आएगा वो क्या होगा, वो 10 होगा। और उसके बाद जो हमारा x है, x हमारा वेरी करेगा, x हमारा स्टार्ट होगा 3 से और रुकेगा कहाँ पे, 6 पे जाके। ये चूंकि आपको क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया है, गेटिंग द getting the between the 3 and 6 head, आपने एग्जैक्टली 3 हेड की भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है और एग्जैक्टली 6 हेड की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, और उसके दरमियान में जितने 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 भी नंबर ऑफ हेड्स अपेयर होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपने कैलकुलेट करनी है। जी, आपके पास यहाँ पे अब चूंकि जो वो हमारा कॉइन्स है वो फेयर है, तो फेयर कॉइन्स में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है उसको हम और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से फेलियर दोनों इक्वल होते हैं। तो जो कॉइन्स होता है उसमें हेड आने के जो चांसेस होता है वो 0.5 होते हैं, या इसको 1/2 भी कह सकते हैं। और चूंकि फेयर कॉइन्स है तो इसको हम तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है उसको वो भी हमारा 0.5 होगा। जैसा पी और क्यू की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि वो वाला इवेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 3 हेड आएंगे। जो एन है हमारे पास, एन हमारे पास 10 है और एक्स हमारे पास 3 है। 10 सी 3 बन जाएगा। पी की वैल्यू हमारे पास 0.5 है, तो जो पी की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.5, और पी की पावर जो कि एक्स है तो एक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यू की, अब क्यू की वैल्यू हमारे पास है जो 0.5, और क्यू की वैल्यू हम 0.5 पुट कर देंगे। अब क्यू की जो पावर है वो n माइनस एक्स है, तो n हमारे पास 10 है, 10 माइनस 10 तो x हमारे पास 3 है। 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो ये पहली अल्ट्रेशन आ जाएगी जहाँ पे एग्जैक्टली 3 हेड अपेयर हो रहे हैं। इसी तरह हम नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ p इज इक्वल टू 4, जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 4 हेड अपेयर हो रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 5 हेड अपेयर हो रहे हैं, उसको उसको इस फंक्शन की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड, वो वाला इवेंट जहाँ पे हमारे पास टोटल 6 हेड अपेयर हो रहे हैं, तो इसके इस फंक्शन की मदद से उसकी प्रोबेबिलिटी भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि मतलब हमारे पास जो इवेंट है वो कितने हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। इन सब की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.7 सेवन 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 डबल सॉरी डबल सेवन 34। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 0.7734। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है जी 0.7734। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। लेट let us let us suppose that the dynasty function is defined as, हमें एक डिनेस्टी फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन क्या है, 1/1 ए माइनस बी, और जो ए है वो एक्स से लेस देन है,
या इक्वल है, और जो बी है वो x से ग्रेटर है या इक्वल है उसके। द डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू अबव द फंक्शन इज कॉल्ड। ये हमें फंक्शन दिया गया है और हमें हमसे पूछा गया है कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। तो जो कैचे डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये अप्रोक्सीमेशन या लिमिटेशन होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन नहीं हो सकता, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन भी नहीं हो सकता। ये एक डिस्क्रीट फंक्शन है और ये सॉरी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है वो है जी हमारे पास डी ऑप्शन पे। और डी ऑप्शन हमारा क्या है जी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जी यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, और इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। माइट बी पॉसिबल वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन ही रिपीट करे और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे वो रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का नाम मेंशन कर दे, तो वो भी यही होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नेम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर विच ऑकर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड। वो वाला नंबर जो सबसे ज्यादा बार किसी भी डाटे में अपीयर होता है हम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पे है मीन, ऑप्शन बी पे है मीडियन, ऑप्शन बी डी सी पे हमारा मॉड, ऑप्शन डी पे है डाटा। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन तो वो होता है जब हम किसी भी वेरिएबल की तमाम वैल्यू को सम करते हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम मीन कहते हैं। और मीन वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारा डाटा या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस हो रही होती है। उसके बाद है जी मीडियन। तो मीडियन किसी भी सीरीज को या किसी भी डाटा को जब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमें हासिल होती है उसको हम कहते हैं जी उसको हम कह देते हैं कि ये जो हमारा मीडियन है। उसके बाद है जी मोड। मोड आप देख सकते हैं कि मोड जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार किसी भी डाटा में आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी मोड। तो जो सी ऑप्शन है हमारा वो है जी मोड, और मोड हमारा है करेक्ट आंसर। तो उसके बाद 31 क्वेश्चन है, आ सेंसस शो दैट द on a certain block number of children in each family 3 4 4 1 2 0 2 and 2 respectively, so find the average number of the children per family। कुछ फैमिलीज है उनके अंदर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कुछ जो है। जो पहली फैमिली है उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 3 है, 3 है। जो दूसरी फैमिली है उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 4 है। उसके बाद जो फिर से फैमिली है उसके में भी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो फिर से 4 है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वन फैमिली है उसमें कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो लिहाजा जहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। नेक्स्ट वन जो फैमिली है उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 1 है। और जो उससे उसके बाद जो हमारे पास फैमिली है उसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 2 है। उसके बाद जो हमारे पास फैमिली है उसमें भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास फैमिली है वो भी उसमें भी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो भी 2 है। और उसके बाद लास्ट वाली जो फैमिली है उसमें भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास 2 है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, पर फैमिली एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने कैलकुलेट करने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो मीन का फार्मूला है वो क्या होता है, वो समेशन एक्स ओवर एन है। तो हम सबसे पहले तो इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ऐड करेंगे ताकि हम समेशन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सके। तो उसके लिए हमने 3 4 4 0 1 2 0 2 2 को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिला वो क्या मिले, वो है जी 18। और उसके बाद अब हमें चाहिए एन। तो एन हमारे पास क्या होगा कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो जब आपने इनको काउंट किया कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, तो वो हमारे पास आ गया जी 9 है। सॉरी जी, टोटल नंबर ऑफ फैमिली हमारे पास 9 है। तो हमने 18 को जब 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया है जी 2। तो हमारे पास अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फैमिलीज का डाटा है उसमें जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो 2 है।
तो अब ऑप्शन नंबर ए पे जो हमें आंसर दिया गया है वो 2 दिया गया है, लिहाजा जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जी 2।